वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम 10वीं कक्षा के फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। बाकी जो भी चैप्टर है फ्रेंड्स, सभी का मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पे लोड कर दिया हूँ। अगर वो सब देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसके जो प्ले लिस्ट में है जा करके सभी को देख सकते हैं। तो ये 10वीं कक्षा का जो फिजिक्स है फ्रेंड्स, इसका 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत ये लास्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात बताना चाहता हूँ कि सभी जितना भी चैप्टर है फ्रेंड्स, सभी को चैप्टर बाय मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक कर करके आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ऊर्जा के स्रोत, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हमें जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था कि देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा का जो संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसके अनुसार से न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए ऊर्जा के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऊर्जा के स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला ये नवीकरणीय स्रोत और दूसरा है जो अनवीकरणीय स्रोत। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो नवीकरणीय स्रोत के बारे में पहले जानते हैं। नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को क्या? गैर परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। तो देखिए किसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं तथा इनके अधिक दिनों तक चलने की संभावना है। इसका भंडार सीमित नहीं है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे? तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और ये बहुत दिन तक चलने वाला है, ठीक है, यानी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसका जो भंडार है वो सीमित नहीं है, बहुत बड़ा भंडार है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। जैसे में फ्रेंड्स देखिए सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा क्या कभी खत्म होगा? ये बहुत दिन तक चलेगा फ्रेंड्स। उसी तरह से जलीय ऊर्जा ये भी खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तो ये सभी है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसे भी जरूर आप याद रखें। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका परिभाषा। तो जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसे समाप्तशील ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं, अर्थात भविष्य में यह समाप्त हो सकता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जिनके भंडार सीमित है। देखिए फ्रेंड्स जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसका भंडार जो सीमित है और ये भविष्य में खत्म हो सकता है, जो समाप्त होने वाले हैं, हम इन्हें बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर जो प्रश्न पूछा जाए सब्जेक्टिव प्रश्न में कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यह जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इसका भंडार बहुत अधिक है, इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। और इसका उदाहरण लिख दीजिएगा। जबकि फ्रेंड्स अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो क्या है, यह है इसका भंडार सीमित है, यह समाप्त होने वाला ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा स्रोत है और इनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण में जैसे फ्रेंड्स पेट्रोलियम है, देखिए कभी खत्म हो जाएगा, इसका भंडार सीमित है। डीजल हो गया, जलावन हो गया, कोयला का भंडार भी सीमित है, कच्चा तेल का भी भंडार सीमित है, प्राकृतिक गैस का भी भंडार सीमित है। ये सब है क्या है कि
खत्म होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित अब मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में शामिल है, तो देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस पर क्लिक कर करके एक बार जरूर पढ़ें। आप वहाँ पर पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी सहूलियत होगा, क्योंकि इसमें सभी का आंसर छिपाया हुआ है। आप पहले आंसर गेस कर लीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा, तो उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स, गेस करें अब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोयला देखिए, इसका भंडार क्या है, सीमित है और ये समाप्त होने वाला है। इसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। तो कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय स्रोत के उदाहरण है कोयला। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि पवन ऊर्जा को ऊर्जा के किस स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। तो पवन ऊर्जा फ्रेंड्स देखिए कभी खत्म नहीं होने वाला है, बहुत दिन तक चलेगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें कि सौर ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है। सौर ऊर्जा फ्रेंड्स देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है सौर ऊर्जा है फ्रेंड्स, वो कभी खत्म होगा नहीं होगा। तो अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी आपको रखना है, परंपरागत स्रोत भी और गैर परंपरागत स्रोत भी। तो नवीकरणीय ऊर्जा को ही गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक बार फिर से देखें कि सौर ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत है, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 4 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो गेस करें जैव मात्रा। तो देखिए जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत वो हो गया फ्रेंड जो जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो देखिए लकड़ी है जो जीव से प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ पौधा भी एक जीव है। गोबर गैस, तो गोबर गैस गोबर गाय के गोबर होता है, ये भी जीव हो गया फ्रेंड्स। कोयला भी है जो लकड़ी से प्राप्त होता है, जबकि ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय है जो आपका जैव से प्राप्त नहीं होता है। तो सवाल एक बार फिर से समझें कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा है जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये पूछा हुआ फ्रेंड्स है। तो देखिए ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे कहा जाता है। तो आपका जो सौर ऊर्जा सूर्य है फ्रेंड्स, यही है जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन फ्रेंड्स जो जीव जंतु से प्राप्त होता है उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो देखिए कोयला भी है जो जीव से प्राप्त होता है, पेड़ से होता है फ्रेंड्स, लकड़ी भी उसी से प्राप्त होता है, गोबर गैस भी इसी से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी है जो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 क्या है कि निम्न में से कौन एक उत्तम ईंधन है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी उत्तम यानी अच्छा ईंधन कौन सा है। तो देखिए अच्छा ईंधन वही होता है फ्रेंड्स जिसको जलने से प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक फ्रेंड्स, धुआं कम निकलता है और कुछ हानिकारक गैस नहीं निकलता है। तो देखिए कोयला से धुआं निकलता है फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। लकड़ी भी नहीं होगा, पेट्रोल भी जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जैव गैस। ठीक है, जैव गैस जैसे आपका हो गया मीथेन गैस हो गया फ्रेंड्स, जो गोबर गैस होता है। तो जैव गैस है एक प्रकार का उत्तम ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर सवाल का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ प्रश्न है, गेस करें कहाँ है। तो देखिए जो नरौरा विद्युत संयंत्र है जो आपका यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के, देखिए फ्रेंड्स गेस करें, इसमें दिमाग लगाना है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कौन कौन। तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स आपका कोयला आ गया, लकड़ी आ गया,
ये सभी जो जीवाश्म पेट्रोलियम आ गया, ये सभी जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम किसका स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो इस तरह से पकड़िएगा फ्रेंड्स। सवाल एक बार फिर से देखिए, महत्वपूर्ण है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखें कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो धूप वाले दिन, या बादलों वाले दिन, गर्म दिन, या पवनों वाले दिन। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए, तो बादलों वाला दिन हम लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बादल रहेगा फ्रेंड्स तो धूप नहीं आएगा, तो धूप नहीं आएगा तो जल है जो गर्म कैसे होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझे प्रश्न कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, पवनों का देश। तो देखिए, फिनलैंड को तो झीलों का देश कहा जाता है फ्रेंड्स, थाईलैंड को तो हाथियों का देश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। थाईलैंड को क्या कहते हैं? तो हाथियों का देश कहा जाता है फ्रेंड्स, किसको? थाईलैंड को। तो ये भी याद रखिएगा। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। ठीक है फ्रेंड्स, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। इसमें मीथेन गैस की प्रतिशतता पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 75%। क्यों? जैव गैस में 75% मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग उत्तम ईंधन कहते हैं। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75%। सवाल नंबर 14 को देखिए कि 1 मेगावाट यानी 1 MW 1 मेगावाट पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 मेगावाट पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। सवाल नंबर 15 को देखें कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। तो वहाँ पर क्या फंक्शन होता है जिससे इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है? वहाँ पर कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? तो गेस करें क्या होता है सूर्य पे फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य पे। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हाइड्रोजन बम है जो भी आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसका हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे आधारित है। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 की तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर के नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, तो कहाँ है गेस करें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से पवन के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर पूछा जा रहा है कि कम से कम पवन का चाल कितना होना चाहिए ताकि पवन से विद्युत उत्पन्न की जा सके। तो सवाल ये है फ्रेंड्स, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति आवर। सवाल एक बार फिर से सुने कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखें कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राणा प्रताप कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें, कल्पक्कम। ये देखिए फ्रेंड्स कंपटीशन में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा ऐसा प्रश्न। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कल्पक्कम कहाँ है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है। तो लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, देखिए कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्नाटक। इसको इस तरह से याद रखें फ्रेंड्स, कैगा कर्नाटक, क से कैगा, क से कर्नाटक। तो आप एक ट्रिक बैठा लें कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ऊर्जा के स्रोत से इसमें से टोटल इस चैप्टर से 22 महत्वपूर्ण सवाल बने थे फ्रेंड्स। और इसमें से आप लोग फ्रेंड्स गठरी बांध करके माइंड में रख लें कि आपको जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इससे 2 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में फ्रेंड्स। हो सकता है सब्जेक्टिव में भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाए। तो ये जरूर याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण देख ले फ्रेंड्स, ये जो खत्म नहीं होने वाला है, सौर ऊर्जा हो गया, जलीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। और अनवीकरणीय फ्रेंड्स जो खत्म होने वाला है, जिसका भंडार सीमित है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, जलावन, कोयला, कच्चा तेल, ये सभी है जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसी को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसको परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो इस जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित मैंने इसमें प्रश्न डाल दिया है। इस टाइप से आपको पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप 10वीं कक्षा का जो फिजिक्स का जो भी चैप्टर है सभी का ऑब्जेक्टिव वहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप उस पर जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।